Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hey everyone, this is Yash Srivastava from Law Prelims Judiciary धमाका। अब हम सीरीज़ शुरू करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड की भी सेक्शन वाइज, जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं या आए हुए हैं। पर उसके पहले आपको बताने के पहले मैं ये बताऊंगा कि कैसे क्या प्रोसीजर होता है सिविल प्रोसीडिंग में, ताकि आपको समझ में आ सके। क्योंकि लोगों को परेशानी होती है कि कौन सा ऑर्डर, कौन सा सेक्शन किसके साथ पढ़ना है, कब कौन सा यूज़ होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई विवाद है, विवाद मतलब उनके बीच में कोई इशू है, और ए जो भी अपना हक चाहता है, जो भी राइट चाहता है, क्लेम कर रहा है, मतलब उसको वो लीगली पाने के लिए कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाने के लिए उसको कौन सा सेक्शन यूज़ होगा सीपीसी में, कौन सा ऑर्डर यूज़ होगा, ये मैं बताने चल रहा हूँ। ए अगर सूट दायर करना चाहता है, यानी सूट इंस्टीट्यूट करना चाहता है, तो उसको हेल्प लेनी पड़ेगी सेक्शन 26 ऑर्डर 4। सेक्शन 26 में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और ऑर्डर 4 में भी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के रूल्स दिए हुए हैं। ऑर्डर 4 में जो रूल्स दिए हुए हैं उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट वो ये हैं कि प्लेन को डुप्लीकेट में देना पड़ेगा, प्लस ऑर्डर 6 और 7 का कंप्लायंस करना पड़ेगा, तभी वह सूट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। ये प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आ गया तो इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं जो सीरीज़ में आपको बताऊँगा ही कि हर सेक्शन या हर ऑर्डर के इस रूल पे कितना आता है या कितना क्वेश्चन बनता हुआ। अब ए ने जो है सूट दायर कर दिया एक कोर्ट में सेक्शन 26 ऑर्डर 4 की सहायता लेके। अब उसके बाद क्या होगा, वो आखिर दावा चाहता किससे? वो दावा चाहता है बी से। वो जो भी राइट क्लेम कर रहा है वो बी से चाहता है, तो बी से कैसे लेगा? बी को कोर्ट में आना पड़ेगा। तो बी को बुलाने के लिए ऑर्डर 5 सेक्शन 27 यानी कि समन टू डिफेंडेंट, बी यहाँ पे डिफेंडेंट हुआ, ए यहाँ पे प्लेंटिफ हुआ। अब डिफेंडेंट के ऊपर जो सर्विस की जाती है, यानी समन जो भेजा जाएगा, वो ड्यूली इंस्टीट्यूट होने के बाद प्लेंट के यानी सूट के ड्यूली इंस्टीट्यूट होने के 30 दिन के अंदर वो समन भेज दिया जाएगा। अब जब समन टू डिफेंडेंट सर्व हो गया, जिस डेट से सर्व होता है समन बी पे, जैसे ही जिस डेट पे समन सर्व हुआ उस डेट से 30 दिन के अंदर बी को रिटन स्टेटमेंट अपना कोर्ट में देना पड़ेगा। ये जनरल रूल है 30 दिन का, पर कोर्ट अलाउ कर सकती है, रीज़नेबल ग्राउंड हो अगर, उस 30 दिन को 90 दिन तक बढ़ा सकती है। 90 दिन तक बढ़ा सकती है मतलब जिस डेट से समन सर्व हुआ है उसके ऊपर, उस डेट से 90 डेज तक, मतलब उसको एक्सटेंशन मिल सकता है रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का, अगर किसी पर्याप्त कारण की वजह से वो 30 दिनों के अंदर फाइल नहीं कर पाया है तो। अब समन आ गया, डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट दे दिया। रिटन स्टेटमेंट किस ऑर्डर या किस सेक्शन के तहत वो दे पाएगा? ऑर्डर 8 और ऑर्डर 6 का कंप्लायंस करके वो रिटन स्टेटमेंट बनाएगा और कोर्ट में जमा करेगा। अब डिफेंडेंट जब रिटन स्टेटमेंट दे दिया, प्लेंटिफ ने अपना प्लेंट दे दिया, प्लेंट ऑर्डर 7 में डिफाइन है, और जनरल रूल जो दिया है प्लीडिंग्स का वो ऑर्डर 6 में दिया हुआ है। अब प्लेंट आ गया, रिटन स्टेटमेंट आ गया, अब कोर्ट की बारी आई, वो आगे क्या करेगी? कोर्ट क्या कर सकती है? अब एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज़ कर सकती है ऑर्डर 10 के अकॉर्डिंग। हम लोग कैसे सीरियल वाइज चल रहे हैं? सेक्शन 26 ऑर्डर 4 प्लेंट सूट इंस्टीट्यूट किया गया। सेक्शन 27 ऑर्डर 5 समन भेजा गया डिफेंडेंट्स को। ऑर्डर 6 ऑर्डर 8 का कंप्लायंस करके डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट जमा किया। अब कोर्ट का जो प्रोसीजर शुरू हुआ वो एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज से शुरू कर सकती है। ऑर्डर 10 के अंदर वो ऑर्डर 10 रूल 2 के अंदर वो पार्टीज़ का ओरल एग्जामिनेशन करेगी। उसमें वो पूछेगी कि
आप क्या एडमिट, कौन सा पक्षकार, कौन सी पार्टी कौन सी बात एडमिट कर रही, कौन सी बात डिनाई कर रही है, ये सब सारी चीज़ें उस एग्ज़ामिनेशन में होती हैं। कोर्ट उसी समय दोनों पार्टीज़ को एक ऑप्शन दे सकती है कि आप कोर्ट के बाहर भी इशू सेटल कर सकते हैं, या फिर ADR ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इसका अपना, यानी कि लोक अदालत वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, उसमें जाने का वो सलाह दे सकती है। अब ADR मान लीजिए नहीं माना दोनों पक्षकारों ने, दोनों पार्टी तैयार नहीं हुई, वो बोली नहीं हम कोर्ट में केस लड़ेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह पे रिलाई करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह पे प्लेंटिव या डिफेंडेंट रिलाई करते हैं, अगर प्लेंटिव किसी डॉक्यूमेंट पे रिलाई करता है तो वो अपने प्लेंट के साथ डुप्लिकेट कॉपीज डॉक्यूमेंट्स की अटैच करके देगा। समन जब भेजा जाता है डिफेंडेंट को, तो वो प्लेंट ऑफ कॉपी उसके साथ सर्व की जाती है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर रिटन स्टेटमेंट दिया है जब डिफेंडेंट ने, तब भी वो जो भी डॉक्यूमेंट पर रिलाई करते हैं यानी निर्भर करता है, वो देगा अपने रिटन स्टेटमेंट के साथ डिफेंडेंट। अब इसके बाद दोनों पार्टीज़ एडमिशन या डिनाइल जो भी हुआ ऑर्डर 10 में एग्ज़ामिनेशन के समय, उसके बाद कोर्ट इशू फ्रेम करेगी ऑर्डर 14 में। ऑर्डर 14 में इशू फ्रेम करती है कोर्ट। इशू फ्रेम करना क्या हुआ कि एक पार्टी कुछ कहे और दूसरी पार्टी उसको मना करे, यानी कि अगर A बोल रहा है ये पेन ग्रीन कलर की है, तो B बोले कि नहीं ये ग्रीन कलर की नहीं है, यानी A इस बात पे अड़ा हुआ है कि वो ग्रीन कलर की पेन है, B कह रहा है ग्रीन कलर की नहीं है। तो ये दोनों पक्षकार, दोनों पार्टीज़ इस पॉइंट पे, इस मत पे वेरी कर रहे हैं, दे आर एट वेरिएंस, कि ये कोई A कह रहा है कि ये ग्रीन कलर की है, B कह रहा है ग्रीन कलर की नहीं है। ये इशू हो गया उन दोनों के बीच में। यही इशू फ्रेम करना होता है जो कि कोर्ट फ्रेम करती है। और अगर मान लीजिए कि इशू फ्रेम करते समय कोई विटनेस है जो कि अगर कोर्ट मौजूद नहीं है, जिसकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है इशू फ्रेम करने के लिए, बहुत ज़रूरी है इशू फ्रेम करने के लिए, वरना इशू सही से फ्रेम नहीं हो पाएगा, तो कोर्ट ऑर्डर 16 में समन भेज देती है विटनेसेस को, जो भी पार्टीज़ जिनका एप्लीकेशन के थ्रू नाम दें। फिर विटनेसेस पे समन सर्व होते हैं ऑर्डर 16 के अकॉर्डिंग। और मान लीजिए जो समन भेजा जाता है विटनेसेस को, वो सेक्शन 31 ऑर्डर 16, समन टू डिफेंडेंट्स ऑर्डर 5 सेक्शन 27। अब इशू फ्रेम हो गया ऑर्डर 14 में। अब क्या बचा आपका, अब आपका बचा दोनों पार्टीज़ को अब सुना भी तो जाएगा। दोनों पार्टीज़ को सुनने के लिए ऑर्डर दिया है, ऑर्डर 18 हियरिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। अब इसमें एग्जामिनेशन होगा विटनेसेस का, मतलब A यानी प्लेंटिव, B यानी डिफेंडेंट। A अपना एविडेंस प्रोड्यूस करेगा, B अपना एविडेंस प्रोड्यूस करेगा, दोनों में आर्गूमेंट होंगे। फिर कोर्ट हियरिंग करेगी, उन दोनों ही एविडेंस को ऑब्ज़र्व करेगी। फिर उसके बाद जो एक कंक्लूज़न पे पहुंचती है, तब वो जजमेंट देती है। तो जजमेंट और डिक्री का प्रोविज़न जो दिया हुआ है, जजमेंट और डिक्री का जो प्रावधान है सेक्शन 33 ऑर्डर 20 में दिया हुआ है। अब ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने, यानी जजमेंट हो गया। जजमेंट के बाद अब डिक्री आएगी, डिक्री आई। अब डिक्री क्या केवल ऐसे रखी रहेगी, जिस पक्षकार के फेवर में डिक्री जाती है उसको डिक्री होल्डर कहते हैं, जिस पक्षकार के अगेंस्ट में जाती है उसको जजमेंट डेटर कहते हैं। तो डिक्री अब पारित हो गई, डिक्री जब दे दी गई है कोर्ट के द्वारा, अब उसको एग्जीक्यूट भी कराना पड़ेगा। बिना प्रवर्तन के क्या मतलब है
बिना इन्फोर्समेंट के डिक्री के उस डिक्री का, उस जजमेंट का देना फ़ायदा ही क्या होगा किसी का। तो ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग दी हुई है। तो ये था आपका एक कॉमन प्रोसीजर। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको सीरियल वाइज। ये जो डिटेल में है ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सेक्शन 26 ऑर्डर फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, वादों का दायर किया जाना। सेक्शन 27 ऑर्डर 5 समन टू डिफेंडेंट्स। ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट। ऑर्डर 10 एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। ऑर्डर 14 सेटलमेंट ऑफ इशूज़। ऑर्डर 16 witnesses, summon to witnesses, summon to witnesses. Order 16. Order 18 hearing and examination of witnesses. And order 20 and section 33 judgment and decree. Order 21 execution of the proceedings. थैंक यू। आई होप कि पसंद आए आप लोगों को, क्योंकि मैं चाहता था कि एटलीस्ट लोगों को ये पता रहे कि आखिर सिविल प्रोसीडिंग होती कैसे, कौन सा सेक्शन कब क्या कैसे आएगा, कौन सा ऑर्डर किस लाइन में। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है और बाकी जो ऑर्डर्स वगैरह हैं ये जब ज़रूरत होती है तब आते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ऑर्डर 9 है। ऑर्डर 9 है आपका कि पार्टीज़ जब हियरिंग पे नहीं आती हैं, यानी एब्सेंट हो जाती, नहीं आती हैं, तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। अब मान लीजिए दोनों पार्टीज़ आ रहे हैं, रेगुलर अटेंड कर रहे हैं कोर्ट, तब तो उसका कोई यूज़ नहीं हुआ। इसी तरह बहुत सारे ऑर्डर हैं, जैसे ऑर्डर 17 एडजर्नमेंट। अब एडजर्नमेंट हो ही नहीं रहा है तो उसका क्या यूज़ आया। तो ये जो मैंने एक सीक्वेंस में बताया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको दिमाग में रहे कि आखिर सिविल प्रोसीडिंग चलती कैसे है शुरू से, सूट इंस्टीट्यूट होने से, डिक्री और एग्जीक्यूशन होने से। थैंक यू। और हो सकता है आप लोग को पसंद आए या ना आए, मुझे नहीं पता, पर मैंने अपना एफर्ट किया है।